वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा, प्रक्रिया व सिद्धांत। लूथर गिलिंग द्वारा प्रदर्शन के लिए पर्दा सूत्र पोर्टस्कोप में डी का अर्थ है, तो डी का अर्थ है निर्देशन। लूथर गिलिंग ने शिक्षक प्रबंधन के कार्यों को पोर्टस्कोप के सूत्र में पिरोया है। ठीक है, तो पी मतलब होता है प्लानिंग, जिसका मतलब होता है नियोजन करना। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब होता है संगठन करना। इसका मतलब होता है स्टाफिंग, कर्मचारी वर्ग। डी का मतलब होता है डायरेक्टिंग यानी कि निर्देश देना। सी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय करना। ओ का मतलब होता है ऑर्डर यानी कि आगे देना। आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग यानी कि आलेखन। और बी का मतलब होता है बजटिंग। फिर नीचे प्रबंधन के सिद्धांत दिए गए हैं। हेनरी फॉल ने कौन से सिद्धांत समझाए थे? ठीक है, तो जो हेनरी फॉल ने सिद्धांत समझाया था वो था एक तो प्रश्रमिका और एक का था नियंत्रण और विस्तार का। देखो, जो हेनरी फ्यूल है ना, 1841 से 1955 के अनुसार प्रबंधन के अर्थ पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, निर्देशन करना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना। हेनरी फ्यूल को प्रबंधन के सिद्धांत का जन्मदाता भी कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा प्रबंधन में 14 सिद्धांत दिए गए थे। हेनरी फ्यूल को प्रशासन प्रक्रिया का पिता भी कहा जाता है। इनके अनुसार प्रबंधन के 5 तत्व PO ट्रिपल सी होते हैं। इनमें 5 घटकों को अपनी पुस्तकों में जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में प्रबंधन के प्रमुख कार्य माना है। फिर बाद के अंदर आ जाता है PO ट्रिपल सी। पी का मतलब है और प्लानिंग, और का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, सी का मतलब है कमांडिंग, और दूसरी सी का मतलब है कोऑर्डिनेशन, और फिर बाद में है वो है कंट्रोलिंग लास्ट का। फिर है कौन सी प्रबंधन की विशेषता है? तो चारों ही है। लक्ष्य परक होती है, सार्वभौमिक होती है, सामाजिक परक होती है, तथ्यात्मक व्यवस्था होती है। शैक्षिक प्रबंधन का मुख्य तत्व है, तो मुख्य तत्व जो है ना वो ध्रुवीकरण। शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? तो सभी है। बजट निर्माण है, आलेखन है, निर्णयन है, नियंत्रण है। कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? तो जो संबंधित है विद्यालय का संगठन करना है, गतिविधियों की योजना, प्रणाली, नियंत्रण। फिर कौन सा हेनरी फ्यूल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य में शामिल नहीं है? तो बजट निर्माण नहीं है। विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन में मानवीय संसाधनों के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो जो नहीं है ना वो है शिक्षा मंत्री नहीं है। फिर बाद के अंदर आ जाता है विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन में मानवीय संसाधनों के अंतर्गत बालक, शिक्षक, अभिभावक, लिपिक वर्ग एवं स्थानीय समुदाय से संबंधित व्यक्ति आते हैं। भौतिक संसाधनों में धन, भवन, खेल के मैदान, उपकरण, हॉस्टल और प्रयोगशाला आदि आते हैं। सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय संस्था को ही शैक्षिक प्रबंधन कहा जा सकता है। उपयोग कथन किसने कहा है? जेडी मुन्ने ने कहा है। फिर शैक्षिक प्रबंधन के संबंध में असत्य है, तो जो असत्य है ना वो एक शैक्षिक प्रबंधन मूर्तपूर्ण होता है, ये असत्य है। बाकी सारे सही है। कौन से कि शैक्षिक प्रबंधन कला या विज्ञान दोनों है। शैक्षिक प्रबंधन एक समन्वयकारी संसाधन है। शैक्षिक प्रबंधन सामूहिक योगदान पर सफल है। फिर शैक्षिक प्रबंधन अमूर्त होता है। ये शैक्षिक प्रबंधन एक समूह संज्ञा। ठीक है, शैक्षिक प्रबंधन कला या विज्ञान दोनों है। शैक्षिक प्रबंधन एक समन्वयकारी संसाधन है। शैक्षिक प्रबंधन सामूहिक योगदान पर सफल होता है। फिर आ जाता है प्रबंधन का हृदय होता है, तो अभिप्रेरणा होती है प्रबंधन का हृदय जो है। फिर है प्रबंधन सिद्धांतों के अनुसार विपणन प्रबंधन का हृदय होती है कि संगठन किसी भी संगठन का मस्तिष्क कहा जाता है, प्रबंधन को कहा जाता है। प्रबंधन को किसी भी संगठन का मस्तिष्क कहा जा सकता है। फिर विद्यालय की प्रबंधन की यह संरचना में सर्वोच्च स्थान होता है। संस्था प्रबंधन का होता है। विद्यालय की प्रबंधन की संरचना एवं पिरामिड की तरह होती है, जिसमें सर्वोच्च स्थान पर प्रधान होता है, जो अपने अधीनस्थ पद सोपान में विभाजित कर्मचारियों पर नियंत्रण करता है। फिर आता है विद्यालय में कार्यरत सभी लोगों के अवकाश वितरण होता है। ठीक है, तो जो अवकाश वितरण होता है ना, अवकाश पंजिका कहलाता है। अवकाश पंजिका, इसमें सभी कार्यरत लोगों द्वारा दिए गए अवकाशों का विवरण होता है तथा अवकाश की प्रकृति एवं कार्य कारण का भी स्पष्ट उल्लेख होता है। फिर विद्यालय का हृदय होता है, तो विद्यालय का हृदय जो होता है ना पुस्तकालय होता है। विद्यालय प्रबंधन प्रक्रिया के अंग है, तो सारी है, संगठन भी है, नियोजन भी है, नियंत्रण भी है। फिर व्याख्या है, देखो सबसे पहले होता है नियोजन होता है, फिर संगठन होता है, फिर प्रशासन होता है, समन्वय होता है, निर्देशन होता है, नियंत्रण होता है, कर्मचारी व्यवस्था, संपादन है और मूल्यांकन है। विद्यालय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अनुशासन का कौन सा प्रकार सर्वाधिक उपयुक्त है? अनुशासन सबसे ज्यादा उपयुक्त है। फिर व्याख्या छात्र अनुशासन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द
डिस्पिक्यूल से हुई है, जिसका अर्थ है टू लर्न यानी कि सीखना। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार अनुशासन, स्वैच्छिक एवं कुशलतापूर्वक किए गए सहयोगात्मक कार्य का मूल्यांकन सहत्वाद व फल है। प्लेटो के अनुसार बालक को दंड की अपेक्षा खेल द्वारा नियंत्रण करना नहीं अच्छा है। एस्ट्रोलॉजी अनुशासन का आधार प्रेम है। ठीक है। रोयबर्न के अनुसार सच्चा अनुशासन नकारात्मक व ध्वंसात्मक के स्थान पर कार्यात्मक व रचनात्मक होना चाहिए। यह सृजनात्मक हो, इसके द्वारा निर्माण हो, न कि तोड़ फोड़। संवेगात्मक नियंत्रण का लक्ष्य चरित्र निर्माण और चरित्र निर्माण का सृजनात्मक प्रक्रिया है। फिर बाद में रहता है वर्तमान संदर्भ में शैक्षिक प्रशासन की विशेषता होती है। तो सारी यह है शैक्षिक प्रशासन एक मानवीय प्रक्रिया है। ठीक है। शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण दोनों में पाया जाता है। शैक्षिक प्रशासन की रचना उसके मानव तत्वों द्वारा होती है। फिर 1976 से पूर्व शिक्षा का विषय शामिल था राज्य सूची के अंदर। शैक्षिक शिक्षा 1975 तक का राज्य सूची का विषय रही तथा 42 संविधान संशोधन 1976 के दौरान शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। वर्तमान में शिक्षा शामिल है तो समवर्ती सूची के अंदर है। भारत में सर्वप्रथम 1813 के चार्टर एक्ट के बाद तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा प्रबंधन प्रशासन का दायित्व लिया। अक्टूबर 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। शिक्षा आयोग 1964 से 66 ने जीविकोपार्जन को शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य स्वीकार लिया है। फिर पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य है तो सारे ये उत्प्रेरणा में सहायक मूल प्रवृत्तियों का परिष्कार है। ठीक है। और है सर्जनकारी अभिवृत्तियों का विकास है। फिर है पाठ्य सामग्री की क्रियाएं। तो पहले पाठ्यक्रम का अर्थ मात्र कक्ष में बैठकर अधिगम अनुभव को प्राप्त करना था, जिसमें 3 R पर बल दिया जाता था। वर्तमान में शिक्षा का उद्देश्य मात्र बौद्धिक विकास नहीं वरन व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों शारीरिक, संवेगात्मक, नैतिक व सांस्कृतिक इत्यादि विकास सम्मिलित है। शिक्षा का उद्देश्य 3R तक सीमित न रहकर 7R हो गया है, जिसके अंतर्गत रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, रिक्रिएशन, रिलेशनशिप है। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार बालक में अतिरिक्त ऊर्जा होती है जो प्रकृति प्रदत्त है। इस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में अग्रसर करना उचित है। यही कारण है कि वर्तमान में पाठ्यगामी तथा पाठ्यसहगामी क्रियाओं को एक दूसरे का पूरक माना जाता है, जिससे बालक का संतुलित विकास हो। फिर है विद्यालय का स्पार्क प्लग किसे कहते हैं तो कहते हैं समय सारणी को कहते हैं। यह विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रम या क्रियाओं को सुचारू रूप से चलने में गति प्रदान करती है। फिर प्रबंधन प्रक्रिया का सूत्र POCCC किसने दिया था तो हेनरी फ्योल ने दिया था। हेनरी फ्योल ने भी प्रबंधन प्रक्रिया का एक सूत्र दिया POCCC प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, कमांडिंग है, कोऑर्डिनेशन है और कंट्रोल है। लुथर गुलुक द्वारा दिए गए पोर्सकोप सिद्धांत में CO का मतलब है तो CO का मतलब है कोऑर्डिनेशन। ये प्रबंधन का पोर्सकोप सूत्र निम्न में से किसने दिया था तो लुथर गिलीव उर्वरक ने दिया था। लुथर गिलीव 1937 में पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का संपादन किया, जो प्रशासन के नियमों पर सर्वाधिक प्रभावशाली करती है। उन्होंने प्रशासन के 7 कार्य बताए। इन कार्यों के लिए पोर्स शब्द का प्रयोग किया। इस सूत्र को प्रत्येक शब्द प्रशासन के लिए कार्यों को संबोधित करता है। फिर लिंडाल उर्वरिक 1891 से 1993 ब्रिटेन के संबंध में सलाहकारी। उन्होंने लुथर गुलिक के साथ द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक लिखी। उर्वरिक गुलिक द्वारा प्रस्तुत पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक का संपादन किया था। गुलिक और उर्वरिक ने प्रबंधन की क्लासिकल थ्योरी दी थी, जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। क्लासिकल थ्योरी लोकसभा को विज्ञान के रूप में स्थापित करती है। फिर इनमें से कौन सी प्रबंधन की प्रकृति नहीं है तो जो नहीं है ना वो है प्रबंधन भौतिक विज्ञान है, ये नहीं है। प्रबंधन मानव संसाधन द्वारा क्रियान्वयन की सार्वभौमिक प्रक्रिया। प्रबंधन एक कला है। प्रबंधन सामाजिक दायित्व है। फिर बात के अंदर आ जाता है विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है तो सहभागी उत्तरदायित्व है। लोकतंत्रात्मक प्रबंधन
दायित्व ही सहबाधिता के आधार पर कार्य करता है। वह नियंत्रण और दायित्व का वहन न केवल अपने सहकर्मियों से ही करता है, अपितु छात्रों के साथ भी करता है। स्टाफ और छात्र अपने आप को स्कूल से जोड़ने में सफल होते हैं। इस प्रकार दायित्व की सहभागिता और कुछ नहीं केवल प्रबंधन और प्रशासन की चिंताओं की भागीदारी है। फिर किसने पहली बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? तो वो किया था, महात्मा गांधी ने किया था। भारत में शिक्षा को स्वावलंबी बनाने की दिशा में महात्मा गांधी ने 3 H भावात्मक हेड, गत्यात्मक हेड, बौद्धिक की अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने 1937 में वर्धा में राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के दौरान भारत में शिक्षा का बेसिक अथवा बुनियादी शिक्षा मॉडल प्रस्तुत किया। मुख्यतः इसमें 7 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा के विचार से प्रेरणा लेकर निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 में प्रदान किया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था। फिर प्रशासनिक तटस्थता का अभिप्राय है, तो तीनों ही है। प्रशासनों को द्वारा किसी भी राजनीतिक दल के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। प्रशासकों द्वारा राजनीतिक मामलों पर सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त नहीं करना चाहिए। प्रशासकों द्वारा सभी सामाजिक आर्थिक मामलों पर वस्तुनिष्ठ निर्णय लेना चाहिए। फिर एक सही दूरदर्शी शिक्षा प्रबंधन अध्यापक को उन प्रयासों में मॉनिटरिंग की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वे अपने विद्यार्थियों को इस योग्य बना सके कि वे देश के उपयोगी नागरिक बन सके। शिक्षा का सत्तावादी स्तर केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है। देखो, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण का केंद्र बिंदु वो बालक होता है। इसके अंतर्गत बालक की रुचियां, प्रवृत्तियां, क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। इसमें बालक का व्यक्तिगत निरीक्षण कर उसकी दैनिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है तथा बालक को स्वावलंबी बनाकर उसमें स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की जाती है। बाल केंद्रित शिक्षण पूर्णतः मनोवैज्ञानिक होती है। शिक्षक केंद्रित यह शिक्षा परंपरागत दृष्टिकोण है जिसमें शिक्षक ज्ञान के आपूर्तिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं जबकि बालक निष्क्रिय ग्रहणकर्ता होता है। फिर आ जाता है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए द्वितीय गुलिक द्वारा प्रदत्त सूत्र पोस्ट को और में अक्षर डी का क्या अर्थ है? तो डी का मतलब होता है डायरेक्टिंग करना। फिर कौन सा एक प्रबंधन की प्रक्रिया नहीं है? जो नहीं है ना, प्रबंधन एक भौतिक विज्ञान है, ये नहीं है। प्रबंधन एक कला है, प्रबंधन सामाजिक जिम्मेदारी है, सार्वभौमिक है, कला भी है। फिर बाद में है प्रबंधन तकनीकों में आवश्यक प्रशिक्षणों के बाद जन्मजात गुणों वाले प्रबंधक और भी अधिक सफल प्रबंधक बन सकते हैं। इस मत का समर्थन दिया था तो वो R.S. स्टैगडिल व R.B. मेयर्स दोनों ने दिया था। कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? शैक्षिक प्रबंधन से कौन सा कार्य संबंधित है? तो संबंधित है, सारी ही है, जैसे कि विद्यालय संगठन है, गतिविधियों की नियोजना है और प्रणाली तंत्र नियंत्रण है। ये कौन सा हेनरी फॉयल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य में समाहित नहीं है? तो बजट निर्माण नहीं है। विद्यालय प्रबंधन के लिए निम्न में से सिद्धांतों का कौन सा सेट समूह सबसे उपयुक्त है? जो उपयुक्त है ना वो है सहयोग है, समानता है, लचीलापन है, साझा दायित्व, ये सारे के सारे ही है। शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों को पोर्टस्कोप सूत्र में किसने पिरोया है? लूथर गुलिक ने पिरोया है। फिर बाद के अंदर आ जाती है कुछ बातें। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडमिनिस्ट्रेशन से हुई है जिसका अर्थ आश्रय, दूसरों की सेवा, मदद, सहयोग, नियंत्रण, निर्देशन आदि से है। फिर आ जाता है शैक्षिक प्रशासन का कच्चा माल सजीव बालक होता है। स्टोक डिल 1948 एवं मायस 1954 के अनुसार प्रशासनिक तकनीकों में आवश्यक प्रशिक्षण के बाद जन्मजात गुणों वाले प्रशासक और भी अधिक सफल बन सकते हैं। फिर है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च के अनुसार शिक्षा प्रशासन का कार्य निम्नलिखित है। शिक्षा प्रशासन वह प्रक्रिया जिससे कार्यकर्ता लोगों के प्रयासों को इस प्रकार समन्वित किया जाता है कि जिससे मानवीय गुणों का प्रभावशाली ढंग से विकास हो। यह प्रक्रिया केवल बालक एवं नवयुवकों के विकास तक ही सीमित नहीं, इसके अंतर्गत प्रौढ़ कार्यकर्ताओं के विकास को भी महत्व दिया गया है। अमेरिकन विद्यालय, ठीक है ना, प्रशासन संगठन ने भी प्रशासन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। यह एक ऐसी समग्र प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक साधनों का उपयोग संगठन के उद्देश्यों को प्रभावशाली ढंग से पूरा करने के लिए किया जाता है। फ्रेडरिक टेलर के द्वारा प्रतिपादित साइंटिफिक मैनेजमेंट
के नाम से भी पुकारा गया है। गुलिक ने प्रशासनिक प्रक्रिया के अंतर्गत 7 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। ये 7 सिद्धांत या प्रशासनिक प्रक्रिया के अंग संक्षेप और स्कोप के नाम से जाने जाते हैं। इनको हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग कहते हैं। हेनरी फुयोल ने भी प्रशासन का एक सूत्र दिया, जिसे प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोल के नाम से जानते हैं। जेपी सीएस ने प्रशासनिक प्रक्रिया, योजना, संगठन, निर्देशन, समन्वय, मूल्यांकन में भूमिकाओं को सम्मिलित किया है। मैक्स कुशल प्रशासन में ब्यूरोक्रेसी के महत्व को सर्वाधिक स्वीकार किया है। फिर प्रशासनिक प्रक्रिया की अवधारणा के प्रथम प्रणेता होने का श्रेय फियोल को दिया जाता है। फिर आता है शैक्षिक प्रबंधन। अमूर्त होता है। शैक्षिक प्रबंधन एक समूह संज्ञा है। शैक्षिक प्रबंधन कला विज्ञान दोनों है। शैक्षिक प्रबंधन एक समन्वयकारी संसाधन है। शैक्षिक प्रबंधन सामूहिक योगदान पर सफल होता है। शैक्षिक प्रबंधन एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि यह समय, परिस्थिति, वातावरण के अनुसार बदलती रहती है। शैक्षिक प्रबंधन सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें मानवीय संसाधन की विशेष भूमिका होती है। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा प्रबंधन, ये सभी होते हैं। फिर जाते हैं शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण। पर्यवेक्षण जो व्यवहार पर आधारित होता है, उसे हम कहते हैं निरंकुश पर्यवेक्षण कहते हैं। फिर बाद के अंदर आ जाता है निरंकुश पर्यवेक्षण कहते हैं। फिर बाद में है निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण, ऑब्जर्वेशनल सुपरविजन। यह है पर्यवेक्षण का वह स्वरूप है जिसमें पर्यवेक्षण अधिकारी सर्वज्ञता होता है और उसका उद्देश्य केवल त्रुटियों का पता लगाना होता है। इससे अधिक पर्यवेक्षण भी कहते हैं। इसमें आज्ञा, निर्देशों एवं नियमों पर बल दिया जाता है। फिर बाद में है नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण, कंट्रोल सुपरविजन। यह उचित क्रियाओं के लिए पुरस्कार, अनुचित क्रियाओं के हेतु दंड आदि के प्रावधानों द्वारा अधीनस्थों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। रचनात्मक पर्यवेक्षण, कंस्ट्रक्टिव सुपरविजन। इस प्रकार के पर्यवेक्षण में अधीनस्थों के गुणों का पता लगा उनके विकास या विस्तार हेतु समुचित पर्यावरण सुविधा या प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। कौन सी शैक्षणिक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है, तो वो औपचारिक, पात्र नहीं है, मैत्रीपूर्ण एवं प्रजातांत्रिक, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना, संपूर्ण शैक्षिक संरचना का विकास, ये सब है। फिर आता है शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषताएं। शैक्षिक पर्यवेक्षण एक नियंत्रण प्रक्रिया है, कुशल एवं कार्यकारी नेतृत्व है, सामूहिक प्रयास है, विकासोन्मुखी होती है, समग्र होती है, सुझावात्मक व रचनात्मक होती है, गत्यात्मक होती है, प्रशासनिक होती है, वैज्ञानिक होती है और तकनीकी सेवा है। फिर बाद में है कौन सा पर्यवेक्षण का कार्य है, तो सारी है नेतृत्व प्रदान करना है, निर्देशन करना है, शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया का विकास करना है। किस प्रकार के पर्यवेक्षणों में उचित क्रियाओं के लिए पुरस्कार एवं अनुचित क्रियाओं के लिए दंड के प्रावधान द्वारा अधीनस्थों की क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है, तो वह नियंत्रणात्मक प्रक्रिया पर्यवेक्षण। शिक्षा निरीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1909 ईस्वी में बोस्टन शहर में हुआ था। हमारी शिक्षा प्रणाली का भविष्य में अत्यावश्यक अंग निरीक्षण प्रणाली का उचित स्वरूप होगा। हमारी इच्छा है कि सरकार द्वारा चलाए गए विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में निरीक्षणों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति की जाए। समय समय पर इन विद्यालयों की गतिविधियों की व्याख्या भी प्रस्तुत कर सकेंगे। ये निरीक्षक इन विद्यालयों में परीक्षा संबंधी कार्यों में भी सहायता करेंगे। यह संतुष्टि किस आयोग की है, तो यह वुड डिस्पैच। फिर जिस पर्यवेक्षण में प्रधानाध्यापक योजनाबद्ध पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करता है, प्रत्येक अध्यापक और प्रत्येक विषय तथा प्रत्येक कक्षा का निरीक्षण पर्यवेक्षण करता है, पहले से ही क्रम बनाकर संबंधित अध्यापकों को पता देता है कि वह कक्षा में जाकर कार्य देखा। यह किस प्रकार के पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण की बात है, यह औपचारिक पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण की बात है। कौन सा निरीक्षण का उद्देश्य है, तो जो उद्देश्य है वो सारे ही है, अध्यापकों को मार्गदर्शन देना, ठीक है, मार्गदर्शन देना, पाठ्यक्रम निर्माण के उद्देश्यों से अवगत कराना, सीखने की स्थिति का मूल्यांकन करना। फिर आ जाता है पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण के रूप में प्रधानाचार्य का कौन सा कार्य नहीं है, तो जो नहीं है ना, वो शिक्षकों की हस्तांतरण नीति का अवलोकन करना, ये नहीं है। स्कूल में गठित की जाने वाली पाठ्य सहायगामी क्रियाओं को निरीक्षण करना है, स्कूल के भौतिक तत्वों का निरीक्षण करना है,
शिक्षण कार्यों में अपनाई जाने वाली विधियों पर वीडियो समय सहायक सामग्री का निरीक्षण करना है। शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षण को सुधारने की एक सुनियोजित कार्यक्रम है। ये कथन किसका है? एडम्स एंड डिकी का है। जिस पर्यवेक्षण में अधीनस्थों के गुणों का पता लगाकर उनके विकास एवं विस्तार हेतु समुचित पर्यावरण शुद्ध प्रोत्साहन प्रदान करना है, वह है रचनात्मक। तो यह प्रेषण तथा निरीक्षण के रूप में प्रधानाचार्य का कौन सा कार्य नहीं है? तो जो नहीं है ना, शिक्षकों की स्थानांतरण नीति का अवलोकन करना, ये नहीं है। सुपरविजन शब्द है, ये पर्यवेक्षण का है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने किससे रीढ़ की हड्डी स्वीकार किया है? तो वो है प्रभावी पर्यवेक्षण को। आधुनिक शिक्षा शैक्षिक पर्यवेक्षण की मुख्य विशेषताओं में से हैं। सारी यह पर्यवेक्षण के परस्पर पर उचित मानवीय संबंध जरूरी है। यह वैज्ञानिक है। ये नियमित प्रगति के लिए क्रियात्मक अनुसंधान अनवरत आवश्यक होता है। निरीक्षण का शब्द है जांच करना होता है। फिर बाद में है किसी संगठन की जांच चायमुखी दिशाओं का सूक्ष्म अध्ययन करने एवं अध्ययन करने एवं उनके विकास हेतु सुझाव देने के पर्यवेक्षण को कहा जाता है। यह किसी संगठन की चामुखी दिशाओं का सूक्ष्म अध्ययन करने और उनके विकास हेतु सुझाव देने को पर्यवेक्षण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में दूसरे व्यक्ति, इकाई अथवा संपूर्ण संगठन की क्रियाओं का अवलोकन कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश एवं विकास हेतु आवश्यक सुझाव दिया जाता है। पर्यवेक्षण इच्छा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मानव प्रतिभा का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग एवं प्रबंधकों द्वारा संसाधनों रूपी सुविधाएं उपलब्ध करवाना है, जो मानव प्रतिभा को चुनौती एवं रुचि प्रदान कर सके। जी.आर. टेरी ने ऐसा कहा है। शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाला पर्यवेक्षण शैक्षिक पर्यवेक्षण कहा जाता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण का शिक्षक को सीखने की परिस्थिति तथा छात्र की उन्नति से गहरा संबंध होता है। एडम्स एवं डिके शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षण को सुधारने और सुनियोजित करने का कार्यक्रम है। ठीक है, पर्यवेक्षण एक समूह गतिविधि है। डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक अध्यापक द्वारा दिए गए मूल्यांकन को भी निरीक्षण कहा जा सकता है। फिर है शिक्षा निरीक्षण का उद्गम विकास है। सर्वप्रथम इंग्लैंड के बोस्टन नामक नगर में इस शब्द का प्रयोग किया गया था। भारत में निरीक्षण के इतिहास का आरंभ वुड की घोषणा पत्र 1854 की संस्तुति के बाद होती है, जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य में एक डायरेक्टर ऑफ पब्लिक निरीक्षण की नियुक्ति हुई थी। 1928 में साइमन कमीशन की स्थापना हुई। उसने तत्कालीन विद्यालय निरीक्षण की कमियों की ओर ध्यान दिया। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 ने भी, जिनके आधार पर यह कहा कि जो समय इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन पर बिताते हैं वह कम है, कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाए। आचार्य नरेंद्र देव द्वारा प्रतिवेदन में निरीक्षकों के कार्यों को अत्यधिक परंपरागत मशीनीवत बताया गया तथा उसमें पर्याप्त सुधार करने के लिए सुझाव भी दिए। इसी क्रम में सन 1952 में A.L. मुदालियर माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है ना, इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।